हेलो। चलिए। हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करता हूं आप सभी का एएलपी और आपके दफ्तरी वेच में भी, है ना, बिहार पुलिस में भी आपका सभी का स्वागत है मेरे साथियों। जल्दी से एक बार क्लास के साथ में जुड़ेंगे। सोनू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सोनू जी, आपको भी बहुत बढ़िया, शानदार। तमाम साथी भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है ना, आवाज आ रही है आपको, वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना है, पार्ट 3 की हम बात करेंगे, है ना। अभी तक डेमो क्लासेस आपकी हुई थी यूट्यूब पर, उसके बाद में ये आपकी क्लासेस जो है वो एप्लीकेशन पर है दोस्त। तो सब लोग पहले जल्दी से क्लास के साथ में जुड़ेंगे ताकि हम आगे की कक्षा को विस्तारित रूप दे सके मेरे दोस्त। एक मिनट, ठीक है। चलिए, सौरभ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी तमाम साथी जुड़ चुके हैं। गोलू खान जी, मंजीत जी, कमल जी, है ना, मेरा प्रणाम, बिल्कुल आपका भी प्रणाम भैया, है ना, प्रदीप जी, और तमाम साथी जुड़ चुके हैं। विपिन यादव जी और एबी जी, राधे राधे सभी को। सोनियल जी, है ना, राजू राम जी, विकास भाई, प्रिया भारद्वाज, ओके, है ना, शुभम, अवध कुमार यदुवंशी, बहुत बढ़िया। शशि कुमार जी जुड़ चुके हैं। विकास कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सभी को, है ना। तो जय हिंद, जय श्री महाकाल सभी को। आओ मैं रिवीजन करवा देता हूं, तब तक और भी लोग जुड़ जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ाया था, तो ध्यान रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल है, यह बात मैं पढ़ा चुका था। चौथी पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना भी मैं आपको पढ़ा दिया था। फिर मैंने आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताई थी। जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1969 से लगा करके 74 तक रहा, और इसमें अशोक रुद्र एवं एलन मॉडल को अपनाया गया। इसमें जो टारगेट लिया गया वो 5.7% लिया गया, और जो अचीवमेंट की गई वो 3.3% की अचीवमेंट मेरे साथियों इसमें प्राप्त हुई। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो स्थिरता के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी था इसका टारगेट। और 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, और 1970 में ही हमारा ऑपरेशन फ्लड की हमने शुरुआत की, जो कि आपका दुग्ध क्रांति से रिलेटेड है ना, यानी कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमने इस पंचवर्षीय योजना में किया मेरे दोस्त। और स्माइलिंग बुद्धा जो प्रोजेक्ट है आपका 1974 में, जो कि परमाणु परीक्षण से संबंधित है, वो भी इसी चौथी पंचवर्षीय योजना का ही क्रियाकलाप है। परिवार नियोजन कार्यक्रम हमने इसी में अपनाया मेरे दोस्त, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अंकुर भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। अगली बात पांचवी पंचवर्षीय योजना को लेकर के थी, जो कि 4 साल की योजना थी। क्यों? क्योंकि हमने इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, रोक दिया था मेरे साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई, हमने तो क्या, मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार भी आप इसे कह सकते हैं, शिब्बू यादव जी। तो ध्यान रखिएगा, केवल 4 वर्षीय योजना थी, जनता पार्टी सरकार ने इसे 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया, इसलिए 4 वर्षीय योजना बनी। इसका मॉडल डीपी धर मॉडल था, और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी में दिया था। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। उन्मूलन मैंने आपको बताया था, गरीबी को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गरीबी को कम जरूर किया जा सकता है। इसका लक्ष्य 4.4% की ग्रोथ लेना था, और प्राप्ति जो थी 4.8% थी, और 20 फॉर्मूला प्रोग्राम्स हमने इसी में अपनाए थे। ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या क्या थे, तो शिक्षा को बढ़ावा देंगे, साक्षरता दर बढ़ाएंगे, गरीबी कम करेंगे, रोजगार बढ़ावा देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, और लोगों को हम जो है मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इससे संबंधित है दोस्त, है ना। तो ऐसे 20 सूत्र थे आपके। वैसे ही 1975 में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा भी, है ना, इंदिरा गांधी देती है, वो इसी पंचवर्षीय योजना की बात है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम आप इसे कह देते हैं, वो बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कुंदन आर्यन जी, आपका प्रणाम स्वीकार है भाई, है ना। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना भी मेरे साथियों इसी में की गई थी। आपको पता होगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, एक बार मैं बताते चलता हूं आपको। 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि आरआरबी की स्थापना कब की गई, तो मेरे दोस्त 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना ऐसे की गई थी, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका जो टाइम पीरियड है
वह 74 से 79 तक है, तो इसी के अंतर्गत आएगी वो बात। काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में शुरू की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इतनी बातें मैं आपको पढ़ा चुका था, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको करा चुका था। आज इससे आगे की हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त। आज हम 5वीं पंचवर्षीय योजना में के बाद में 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगली बात करते हैं मेरे साथियों अब 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं बताने से पहले आपको एक बात बताऊंगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हमारे पास में इतनी सारी चीजें हो गई, दिक्कतें हो गई। आपको बताइए 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। अब हमारे पास में इतना साहस बचा नहीं कि हम अगली पंचवर्षीय योजना बनाएं, तो हमने पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, बल्कि मैं पुरानी योजना को ही घुमा फिरा करके वापस से उसी को लागू करने की कोशिश की, जिसे हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगली बात मैं अनवरत योजना की करूंगा। हमने अब 2 सालों तक अनवरत योजना चलाई, और अनवरत योजना का मतलब क्या होता है? तो अनवरत योजना को हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रोलिंग प्लान। तो ध्यान रखना दोस्त, रोलिंग प्लान हम उसे कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं, अनवरत योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान, जिसे अंग्रेजी में रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो लगभग 1978 से लगा करके 1980 तक की बात है मेरे दोस्त। 2 सालों तक हमने क्या किया? इन पुरानी योजनाओं को ही घुमा फिरा करके पेश करने की कोशिश की। मतलब जो पुरानी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उन्हीं योजनाओं को हम बार बार जो है रिपीट कर रहे थे। इसलिए रिपीट कर रहे ताकि उन योजनाओं को और बेहतर क्रियान्वित किया जा सके। तो रोलिंग प्लान के बारे में चर्चा आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है गुन्नार मिर्डल। तो भैया अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि रोलिंग प्लान की अवधारणा को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना दोस्त, रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया? तो क्या जवाब देंगे आप लोग? गुन्नार मिर्डल। क्या बोलेंगे? गुन्नार मिर्डल बोलेंगे मेरे दोस्त, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल के द्वारा दिया गया। क्या इन्होंने मेरे को आके मेरे कान में बोला? क्या नहीं। फिर क्या हुआ? तो इन्होंने अपनी किताब में बोला। बोले इनकी किताब का नाम क्या है? बताओ जरा, जल्दी से बताओ। तो मेरे दोस्त इनकी किताब का नाम है, जिसका नाम है एशियन ड्रामा। इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा किताब है मेरे साथियों। उस बुक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा। ये एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो गुन्नार मिर्डल है। इस एशियन ड्रामा किताब में मेरे दोस्त उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि भैया पुरानी योजनाओं को आप वापस से घुमा फिरा करके मेरे साथियों चला सकते हो, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? तो रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। बोले भारत में इसको किसने लागू किया? भैया हो सकता है किसी को भारत में लागू किया। आशीष यादव सर, आपको हम दुश्मन हैं क्या? आप हमारा नाम नहीं ले रहे हैं। आशीष भाई ऐसा नहीं है, जब मैं पढ़ाता हूं तो फिर मग्न हो जाता हूं, है ना, और इसलिए आपकी कमेंट्स को नहीं देख पाता हूं। आलोक यादव सर, लाइव नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? बाकी सब लोग देख ही रहे। गुरिया कुमारी हेलो, है ना। सूरज कुमार हाय, हेलो भाई, है ना। अवध कुमार, यदुवंशी, गुन्नार मेडल, बहुत बढ़िया जवाब भी दे रहे कुछ साथियों। ध्यान रखना, मैं वापस से शुरू करता हूं, थोड़ी देर रुकना बेटा, मत करो कमेंट थोड़ी देर के लिए, है ना। अच्छा, भारत में इसको किसने लागू किया रोलिंग प्लान को? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, डीटी लकड़वाला। तो प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, क्या नाम है? प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। डीटी लकड़वाला, न तो लड़का वाला न लड़की वाला, लकड़वाला है ये। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। इन्होंने क्या किया? तो भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया मेरे साथियों। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये क्यों नाम लिख रहे हैं हम, आखिर क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों कि इन्होंने भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया। तो भारत में लागू किया मेरे साथियों। भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रोलिंग प्लान को लागू किसके द्वारा किया गया, तो प्रोफेसर डीटी लकड़वाला को भारत में रोलिंग प्लान का जन्मदाता कहा जाता है। मतलब भारत में इन्होंने लागू किया। अगर आपसे यह पूछा जाए, है ना, सुनिएगा,
रोशनी जी। चलिए, ध्यान रखना, अगर आपसे यह पूछा जाए दोस्त कि इस रोलिंग प्लान के अंतर्गत भारत में कौन सी नीति का पालन किया गया, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इस रोलिंग प्लान का जो समय काल है, इस दौरान भारत में गांधीवादी नीतियों को अपनाया गया। कौन सी नीति को अपनाया गया? गांधीवादी नीति। इसे गांधीयन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो गांधीवादी नीति को अपनाया गया, गांधीवादी नीति को अपनाया गया। आ रही बात समझ में? तो भैया रोलिंग प्लान जब तक चला हमारे भारत में, तब तक हमने गांधीवादी नीतियों को अपनाया। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है और कई बार पूछी जाती है। सर लकड़ क्या होता है? सिब्बू जी, लकड़ एक व्यक्ति का नाम है, लकड़ वाला नाम है उनका, है ना? आ रही बात समझ में? समिति है, कमिटी है। आ गई बात समझ में? चलिए अगली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, छठवीं पंचवर्षीय योजना। आइए जरा छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। दोस्त आप सभी से बात करूंगा, लेकिन थोड़ा पढ़ा लेने दो, उसके बाद बात करूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो, सबसे बात करूंगा। छठवीं पंचवर्षीय योजना या 6th 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है। दोस्त आपको बताना चाहता हूं कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो 1980 से लगा करके 85 तक है। तो 1980 टू 85 तक मेरे साथियों छठवीं पंचवर्षीय योजना है। और अगर आपसे छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ भी बातें पूछी जाए तो आप इसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। जैसे मैं बात करूं कि छठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता मेरे साथियों रोजगार को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना थी, है ना? तो प्रायोरिटी की मैं बात करता हूं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की मैं बात करता हूं मेरे साथियों कि छठवीं पंचवर्षीय योजना की प्रायोरिटी क्या थी। तो मेरे दोस्त रोजगार को बढ़ावा देना, भैया रोजगार या एम्प्लॉयमेंट हम इसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना भैया इसकी प्रायोरिटी में आता है। और दूसरी बात मेरे साथियों, बेरोजगारी को कम करना, यह भी इसकी प्रायोरिटी में आता है। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ये मतलब एक दूसरे के पूरक ही है, एक को करेंगे तो दूसरा होगा ही होगा। इसका उद्देश्य क्या था? अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए मेरे दोस्त, इसका उद्देश्य क्या था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? इस पंचवर्षीय योजना का यानी कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी को कम करना, ठीक है? गरीबी कम करना इसका ऑब्जेक्टिव था। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मेरे साथियों, गरीबी को कम करना। और गरीबी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो गरीबी का मतलब होता है पुअर्टी। गरीबी को हम अंग्रेजी में पुअर्टी कहते हैं। तो पुअर्टी को कम करना इस पंचवर्षीय योजना का टारगेट था, है ना? हालांकि पांचवी का भी यही उद्देश्य था, गरीबी को कम करना। टारगेट कितना रखा मेरे दोस्तों? तो हमने लगभग 5.2% का इसमें टारगेट रखा था। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगली बात है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य कितना रखा हमने इस पंचवर्षीय योजना में? 5.2% का लक्ष्य रखा। बोले प्राप्ति कितनी हुई दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, प्राप्ति लक्ष्य से ज्यादा ही हुई है। अचीवमेंट हमने करी है 5.7% की। तो 5.7% की प्राप्ति हमने करी मेरे दोस्त। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये लक्ष्य और प्राप्ति से संबंधित बात मैंने आपको बताई है। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग ने इसमें गरीबी निर्देशांक की बात भी करी है छठवीं पंचवर्षीय योजना में। वो क्या बात है वो जरा बताता हूं, रुको 1 मिनट, है ना? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग का मतलब है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्देशांक दिए गए, पुअर्टी
गरीबी निर्देशांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पुअर्टी इंडिकेटर्स कहते हैं। पुअर्टी इंडिकेटर्स। योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्देशांक दिए गए मेरे साथियों। इसमें योजना आयोग ने गरीबी निर्देशांक दिए। कौन कौन से गरीबी निर्देशांक दिए? योजना आयोग ने यह कहा मेरे दोस्त कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण या रूरल एरियाज में रहता है, अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा तो वो मानसिक कार्य कम करेगा, बदले में शारीरिक कार्य ज्यादा करेगा। अरे भाई आप सभी जानते हैं कि वो बेचारा ऐसा काम करेगा, है ना। एक काम करो, ये पेन है, इस पेन को मैं इस बोर्ड पर लगा देता हूं। ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे 5 मिनट बात करूंगा केवल। श्वेता सिंह कह रहे हैं सर गुस्सा आ रहा है, आप मेरा एक भी डाउट क्लियर नहीं किए। ओके, आपका डाउट क्लियर करता हूं, बताओ क्या डाउट है। घन्नू यादव जी, एसएससी जीडी के लिए इस क्लास से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, नो डाउट, आप कर सकते हैं ना। अमित कुमार, इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? सर जी बिहार पुलिस में। देखो आपको मैं बताऊं कि इकोनॉमी से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन औसत रूप में आप मान सकते हैं, इतने प्रश्न आते हैं, है ना। बाकी सब लोग बताएं भैया। श्वेता बहन, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बताएं आपका क्या प्रश्न है ना। निरंकार पांडे जी कह रहे हैं सर मेरा कमेंट पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है। आप लोगों को अपना नाम सुनने में बड़ी खुशी होती है ना, तो सबके नाम ले लेता हूं मैं एक बार। ध्रुवा सिंह जी नमस्कार। बिल्कुल आपको भी नमस्कार। और भाई कुछ लोग कमेंट करना हो तो कर दीजिए, है ना। अमित कुमार, सर कल भी क्लास हुआ था? नहीं, कल संडे था, कल क्लास नहीं हुआ था। और बताएं भाई। प्रशांत राजपूत जी, सर बात करने के लिए आप अपना फोन नंबर बता दो। प्रशांत भाई आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर देना कि सर आपसे बात करना चाहता हूं, हम लोग बात कर लेंगे, है ना। अंजू गुप्ता जी, सर क्लास अभी स्टार्ट हुई? हाँ बिल्कुल, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अरे हो चुका है, आप तभी तो कमेंट कर रहे हैं। रिफ्रेश कर लो, टारगेट भी पहुंचता है। बिल्कुल 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 टारगेट पहुंचता है। श्वेता पूछता है ना, बिल्कुल पूछता है। विन्यास जी एक बार मेरा भी, हाँ मणिकांत जी बिल्कुल आपका भी ले लिया, है ना। अभय श्रीवास, सब ड्रामा कर रहे हैं क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए विपिन यादव, रोहित, सेवक जी मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो। कर लिया भाई आपका, आपका भी। यूपी पुलिस कब तक हो जाएगा? चुनाव बाद यूपी पुलिस की बारी है भैया, है ना। चलिए, बेवजह कमेंट क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों करते हैं भाई, इनको अपना नाम शायद सुनना है ना। तो मैं जवाब दे ही देता हूं ना, मुझे क्या है। कोर्स आपका लेट होगा भाई, मुझे क्या करना है, मुझे तो खड़ा होना है मंच पे, आपको पढ़ाना है। सर आपका नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरा नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए, सज्जन, विकास। अब देखो श्वेता का कोई कमेंट ही नहीं आया। बहन कमेंट करो, मैं आप ही का कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, है ना। विशाल, दीपू, गोलू, गुड्डू, बहुत बढ़िया। विनय कुमार, बिल्कुल। रवि कुमार, गुरुजी गया की धरती से प्रणाम। बिल्कुल, गया बिहार में पड़ता है। गया गया गया, है ना, बहुत बढ़िया। अमृता गुड आफ्टरनून। विकास, प्रदीप, सर क्या बोल रहे हैं? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई, है ना। मेरा भी नाम लीजिए। ओके, श्वेता जी का कमेंट आया है। क्या कमेंट आया? एक मिनट, कमेंट ऊपर चला गया आपका कमेंट, तो मुझे पर्सनली लेना पड़ेगा भाई, कहीं फिर गुस्सा हो जाए आप। साक्षी शुक्ला, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हाँ बिल्कुल बताऊंगा साक्षी, 2 मिनट, है ना। अनिरुद्ध सर आप जितना पढ़ा रहे हैं उसका 30 क्वेश्चंस। चलिए, कमेंट भी चला गया सब। अब चलिए, अब मैं वापस शुरू कर रहा हूं भाई, पहले से ऑलरेडी इतनी सारी गर्मी है ना, बहुत तेज चल रही धूप। चलिए, वापस पेन उठा लिया है अब, है ना। अब मत बोलना मेरा नाम नहीं लेते हो। श्वेता कुमारी, फिर आया कमेंट श्वेता जी का। प्लीज सर क्या बोल रहे हो श्वेता बहन? आरपीएफ का इस क्लास से हो जाएगा? अरे हो जाएगा बहन, हो जाएगा, है ना। चलो वापस से आओ इधर वापस। मैंने कहा कि अगर आपके जो योजना आयोग है उन्होंने एक बात कही मेरे दोस्त, तो समझना। उन्होंने ये कहा, गरीबी निर्देशांक दिए, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो वो शारीरिक काम करेगा, मतलब वो गेती फावड़ा, घर बनाने का काम, तगाड़ी तोकने का काम, सब सब करेगा मेरे साथियों। तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। बोले कितनी ऊर्जा? अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसको 2400 कैलोरी एनर्जी चाहिए, 2400 कैलोरी एनर्जी।
2400 कैलोरी ऊर्जा उसको चाहिए, और ये एक व्यक्ति को चाहिए, ध्यान रखिएगा, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पर पर्सन पर डे, ये बात भी ध्यान रखना है। 2400 कैलोरी एनर्जी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अभी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई मांगीलाल गांव का रहने वाला है तो उसको एक दिन में 2400 कैलोरी एनर्जी अगर वो लेता है तो वो गरीब नहीं है। अगर इससे कम ऊर्जा वो लेता है तो हम कहेंगे वो बेचारा गरीब है। ये बात इन्होंने कही योजना आयोग ने। दूसरी बात मेरे साथियों, अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र का है, अगर कोई अर्बन एरियाज का है मेरे साथियों, अर्बन, ठीक है, अर्बन एरियाज का है, ध्यान रखना अर्बन आता है, अर्बन एरियाज का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए। जैसे मैं शहर में रहता हूं, हालांकि काम तो गांव वाला ही कर रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मुझे शारीरिक काम नहीं करना पड़ता, मुझे मानसिक कार्य करना पड़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, तो 2100 कैलोरी एनर्जी, 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी एनर्जी, ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर मैं शहर में रहता हूं तो मुझे एक दिन में 2100 कैलोरी एनर्जी चाहिए। अगर मैं इससे कम लेता हूं तो मैं गरीब हूं। तो ध्यान रखिएगा जो पैमाना दे रखा है, अगर इससे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो मैं कहूंगा कि मैं तो गरीब हूं। आ रही बात समझ में, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी और क्या क्या है मेरे दोस्त इसके बारे में, तो अगली बात लिखना कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी में किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आपको पता ही है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन किया गया। तो ध्यान रखिएगा नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक, राष्ट्रीयकरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। तो 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। बोले किस तिथि को किया गुरुजी, बता तो दो एक बार। ऐसे तो मुझे आपको पढ़ाना ही है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए केवल तिथि बता देता हूं दोस्त। यह किया गया 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया। मेरे दोस्त एक्सिम बैंक की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। एक्सिम बैंक का मतलब क्या होता है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। मेरे दोस्त ध्यान रखना जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं 1982 में मेरे दोस्त एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ नाबार्ड की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, सब चीजें मैं बताऊंगा। अभी के लिए केवल इतना समझ ले कि नाबार्ड की स्थापना इस 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो नाबार्ड 12 जुलाई 1900 आपका कौन सा सन रहेगा, तो ध्यान रखिएगा 82 रहेगा। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। एक्सिम की स्थापना भी इसी में की गई थी। एक प्रोग्राम चलाया गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वो भी इसी में किया गया था मेरे साथियों, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं NREP प्रोग्राम, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखना इसकी शुरुआत भी इसी 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। इसके अलावा एक और प्रोग्राम था IREP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ध्यान रखना इंटीग्रेटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हम इसे कहते हैं, IREP। IREP इंटीग्रेटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। IREP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। यह भी इसी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था, ठीक है। चंदू नंदू सर मेरा मैसेज आपके पास नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है मेरे दोस्त। विशेष राणा जी, मैंने आपको बताया कि नाबार्ड का फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगा।
आप इतना परेशान मत हो कि नाबार्ड के पीछे इतना दिल लगा के बैठ जाएं कि नाबार्ड ही हम पढ़ते रह जाएं। नाबार्ड के बारे में मैं बात करूंगा, निश्चिंत रहो, आपका नुकसान नहीं होगा। अगली बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आ जाओ भैया, 7th 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं। सेवंथ 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी पहले वो लिखो। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1985 से लगा करके 1990 तक थी, है ना। 5 सालों के लिए थी ये योजना भी मेरे दोस्त। तो 1985 टू 90, ये बात आपको ध्यान रखना, ये इसकी अवधि है मेरे साथियों। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आधुनिकीकरण करना। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य हम पहले लिखते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण करना, मॉडर्निफिकेशन, आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य। दूसरा क्या था? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट। समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है इसे। सेल्फ रिलायंट बोलते हैं हम इसको, है ना। और तीसरा उद्देश्य था मेरे साथियों आपका आपका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हम इसे कहते हैं। बेटा ऐसे नहीं चलेगा। आप कहते हो मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए, उससे कुछ नहीं होता दोस्त। फिर भी मैं ले लेता हूं सोनाली रॉय, ठीक है। आत्मनिर्भरता हो गया और आधुनिकीकरण हो गया। एक और उद्देश्य है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय को आप लोग किस नाम से जानते हैं? सोशल जस्टिस, ठीक है। सोशल जस्टिस इसका उद्देश्य था। बोले ठीक है, उद्देश्य तो ठीक, प्राथमिकता बताओ। प्रायोरिटी के बारे में बात करते हैं। हैंग हो गया। मक्खी, मक्खी का जलवा था ये। मक्खी जो है ना, बोर्ड फूट जाएगा हमारा, कोई बात नहीं। प्रायोरिटी की हम बात करते हैं, प्राथमिकता की हम बात करते हैं कि हमने इसमें प्रायोरिटी किन किन को दी थी। तो दोस्त प्रायोरिटी की हम बात करते हैं दोस्त। हमने इस पंचवर्षीय योजना में हमने किन किन लोगों को प्रायोरिटी दी, मतलब कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमने प्रायोरिटी दी। तो हमारा पहला उद्देश्य था रोजगार को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य था मेरे दोस्त? रोजगार को बढ़ावा देना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था। तो प्रायोरिटी में मैं लिख रहा हूं रोजगार को बढ़ावा देना। और रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना हमारा पहला प्रायोरिटी में आता है। दूसरा बेरोजगारी को कम करना। देखो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्त, रोजगार और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब होता है फूड प्रोडक्शन। तो खाद्यान्न उत्पादन का मतलब क्या होता है? फूड प्रोडक्शन। तो मेरे दोस्त खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना भी 7वीं पंचवर्षीय योजना की ही क्या थी? प्रायोरिटी थी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि इसका लक्ष्य कितना था, तो ध्यान रखिएगा 5% इसका लक्ष्य था। बिल्कुल भाई सुजीत, है ना। इसका लक्ष्य कितना था? लक्ष्य या टारगेट की मैं बात करूं तो 5% इसका टारगेट था। कितना था दोस्त? 5% इसका टारगेट था। प्राप्ति कितनी थी इसमें?
मतलब कितना अचीव किया मेरे दोस्त? तो लगभग 6% की प्राप्ति हमने इसमें करी। कितनी करी? 6% की प्राप्ति हमने इसमें करी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। उपलब्धियां क्या थी इसकी वो जरा देख लो भैया। हमने कौन कौन सी उपलब्धियां इसमें प्राप्त करी उसके बारे में हम बात कर लेते कि उपलब्धियां क्या थी मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर कोशिश करता हूं मैं बताने की। उपलब्धियों के बारे में हम बात करें तो हमने मेरे साथियों सेबी एक्ट, सेबी की स्थापना इसी में करी थी। यह सेबी क्या होता है मैं आगे पढ़ा दूंगा, केवल अभी इतना समझो। सेबी की स्थापना सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। यह पूंजी बाजार को विनियमित करता है। बोले सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1988 में की गई। कभी यह दिल है कि माने नहीं, ऐसा कुछ विचार आपके मन में आए तो बस इतना ध्यान रख लेना, सेबी की स्थापना इसी में की गई। इसके अलावा और क्या क्या किया गया तो ध्यान रखिएगा। स्पीड पोस्ट 1986 में इसकी भी शुरुआत की गई। तो मेरे दोस्त स्पीड पोस्ट 1986 में इसकी शुरुआत की गई, यह बात ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं एक स्पीड पोस्ट हो गया। 1989 में जवाहर सागर योजना की शुरुआत भी इसी में की गई, ठीक है। तो जवाहर सागर योजना, जवाहर सागर योजना, जवाहर सागर योजना 1989 है मेरे दोस्त, यह भी इसी में शुरू की गई। तो ये कुछ इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बातें हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान रखना है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई समस्या किसी को? नहीं ना? अगर यहां तक कोई समस्या नहीं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं। नारा क्या दिया था बेटा? नारा इसमें नहीं दिया था। नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ का। इंदिरा गांधी ने दिया था, आपके दादी से पूछना आप। चलिए आगे बात करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में। सर पंचवर्षीय योजना की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा आप लोगों ने प्लान क्यों बनाया कि आप नौकरी लोगे, इसीलिए तो प्लान बनाया। कोई लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्लान बनाया ना आपने। सर स्पीड पोस्ट क्या है? श्वेता जी स्पीड पोस्ट का मतलब जो डाकघर चलते हैं ना वर्तमान में, डाक, वही स्पीड पोस्ट होते हैं। तनवीर आलम जी चलिए अगली बात करते हैं। 7वीं के बाद में 8वीं की बात, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय बनाने की हिम्मत हमारे पास नहीं रही। कारण क्या है? हमारे देश का खजाना खाली हो चुका था। विदेशी विनिमय भंडार जो है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम कहते हैं, वो बिल्कुल खाली हो गया था दोस्त। और हमारे देश में एक नई आर्थिक नीति लागू करने की बात की गई, जिसे हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की। तो अब हमने पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, 2 साल तक हमने जो है एनुअल प्लान बनाया। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, अब मैं एनुअल प्लान की बात करता हूं, वार्षिक योजना की बात करता हूं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं वार्षिक योजना। और वार्षिक योजना को हम किस नाम से जानते हैं? तो एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो एनुअल प्लान के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, वार्षिक योजना। और वार्षिक योजना का समय क्या था दोस्त? तो ध्यान रखना वार्षिक योजना का जो समय था ये 1990 से लगा करके 92 तक था।
1990 से लगा करके कितना 92 तक का। इसमें ऐसा क्या हुआ? अरे हुआ, क्यों हमने योजना नहीं बनाई? तो इसका कुछ कारण था। बोले क्या कारण था, बता दो ना जरा। तो बिल्कुल बताऊंगा दोस्त। वार्षिक योजना बनाने का कारण क्या था? हमने क्यों पंचवर्षीय योजना वापस से नहीं बनाई 8वें नंबर की? क्या कारण था? सबसे पहला एक कारण जो मुझे लगता है वो कारण यह था मेरे साथियों कि हमारा जो विदेशी विनिमय भंडार था, विदेशी विनिमय भंडार, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे देश का गुल्लक बोलते हैं। विदेशी विनिमय भंडार का मतलब होता है कि एक सरकार का एक ऐसा गुल्लक जिसके अंदर, ध्यान रखिएगा, सरकार का एक ऐसा गुल्लक जिसके अंदर मेरे साथियों बहुत सारी विदेशी मुद्राएं हैं, है ना। बहुत सारी विदेशी मुद्राओं का मतलब क्या है? सरकार का ये गुल्लक है। अरे जैसे आपका गुल्लक होता है ना, यहां आप एक छेद है, ऊपर से 1-1 रुपए का सिक्का या नोट डालते हो, ऐसे ही सरकार का भी एक गुल्लक है जिसमें डॉलर रखा है, जापानी येन रखा है, ब्रिटिश पाउंड रखा है, यूरो रखा है मेरे साथियों, है ना। कुछ ऐसे ऐसी मुद्राएं इसके अंदर रखी हुई है। ये ऐसी ऐसी मुद्रा मतलब विदेशी मुद्राएं रखी हुई है, डॉलर और ये सब, और इसी की सहायता से हम व्यापार करते हैं। अगर अमेरिका से हमें कोई भी चीज खरीदना है और अमेरिका को हम भारतीय रुपया देंगे तो अमेरिका बोलेंगे ए बुड़बक ये क्या दे रहे हो? हम कहेंगे भाई रुपया दे रहे हैं। अमेरिका कहेगा हमें ये नहीं चाहिए, हमारे देश में ये नहीं चलता। तो बोले बुड़बक तुम्हारे यहां क्या चलता है? तो बोले हमारे यहां तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा चलती, डॉलर चलती है, डॉलर डॉलर दो हमको, तो उसे हमें डॉलर देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? मतलब हम भारतीय रुपया गांधी जी के नोट वाला, जो गांधी जी की आकृति वाला नोट देंगे तो वो क्या करेंगे, वो लेंगे ही नहीं, मना कर देंगे। बोले इसका हम क्या करें, गांधी जी हमारे देश में चलते ही नहीं है। हालांकि गांधी जी का एक अलग नाम है लेकिन नोट नहीं चलते ना। हर देश की अलग अलग मुद्राएं हैं, हर देश की अलग अलग करेंसी। बोले ये करेंसी हमारे यहां तो चलती ही नहीं है। तो हमें इसलिए ये गुल्लक रखना पड़ता है जिसे हम लोग विदेशी विनिमय भंडार के नाम से जानते हैं। इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ध्यान रखना, इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में FER के नाम से जानते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये संकट हो गया हमारे देश का, जो ये गुल्लक है ना, ये खाली हो गया। अब मुझे बताओ, हमारे पास में पैसा ही नहीं बचा। जैसे रोशन कुमार जी ने जवाब दिया कि 15 दिन का सिर्फ पैसा बचा था, केवल 15 दिन के लिए हमारे पास में गुल्लक में पैसा बचा था। बताओ 15 दिन के लिए काम करना हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती था, हम क्या करें? तो हमें भैया केवल और केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीद करने के लिए अब पैसा बचा हुआ था। पहला कारण तो यह था। दूसरा कारण यह था कि जब भी कोई देश किसी अन्य देशों के साथ में व्यापार करता है तो भैया लेना देना करता है। लेना देना का मतलब ही होता है व्यापार करना, और व्यापार का मतलब होता है कुल मिलाकर के आयात निर्यात करना। मतलब मैं अगर व्यापार करूंगा, जैसे उदाहरण के लिए मेरी सीमेंट सरिया की दुकान है, आ रही बात समझ में? मेरी सीमेंट सरिया की दुकान है, तो मेरी अगर सीमेंट सरिया की दुकान है तो कोई ग्राहक मेरे पास आएगा, कहेगा कि ये लो 1000 रुपए आपके मुंह पे मारता हूं, मुझे सरिया दे दो। मैं कहूंगा 1000 में नहीं आएगा, और मार, मतलब और पैसा चाहिए। देखो, मतलब शुद्ध हिंदी में आपको मैं बताऊं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्यापार करने का मतलब है कि एक सामान को देगा, दूसरा सामान को लेगा। इसी को हम आयात निर्यात कहते हैं। जैसे मैं दुकानदार हूं, सरिया सीमेंट की दुकान का मालिक हूं मैं, तो मेरे पास में सरिया सीमेंट सब कुछ रखा है। कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है, वो मुझे पैसे देगा और मुझसे सरिया सीमेंट ले जाएगा। मतलब मैं सरिया सीमेंट का क्या कर रहा हूं, निर्यात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और वो मुझसे इंपोर्ट करेगा। ऐसे ही दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में भी व्यापार होता है। अगर जैसे इंडिया अमेरिका से कोई चीज खरीदता है तो उसे बोलते आयात करना। अगर भारत अमेरिका को कोई चीज बेचता है, अमेरिका या किसी भी देश की मैं बात करूं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात करना कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना, आयात निर्यात बोलते हैं। तो आयात निर्यात में जब आयात ज्यादा हो जाता है, ध्यान रखना, आयात निर्यात में अगर हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर लेंगे निर्यात की तुलना में, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया है किसकी तुलना में, एक्सपोर्ट की तुलना में मेरे साथियों, तो इससे एक संकट आ जाता है देश के अंदर। अभी केवल समझ लो कि कौन सा संकट आता है। इससे एक संकट आ जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन की समस्या। इससे एक समस्या बन जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन की समस्या। और भुगतान संतुलन की समस्या को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना दोस्त, अगर अंग्रेजी माध्यम वाले हो तो इसे बोलते हैं बीओपी क्राइसिस या बीओपी प्रॉब्लम या बीओपी संकट। बोले बीओपी क्या होता है? क्या ब्लड प्रेशर होता है? नहीं होता। सर प्लीज इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया है। अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध भाई आप इसको एक बार और देखना, अच्छे समझ में आएगा।
मेरे ख्याल से मेरी डिटेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है इस क्लास में, है ना, फिर भी मैं बता दूंगा एक बार और, डोंट वरी। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बोले गुरुजी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो भुगतान संतुलन इसे हम हिंदी में कहते हैं। और ये होता क्या है, तो जब कोई देश अन्य देशों के साथ में आयात ज्यादा कर लेता है, मतलब बाहर से चीजें ज्यादा मंगवा लेगा और बाहर की चीजें, मतलब बाहर की और चीजों को कम बेचेगा, तो भैया इसी को बोलते हैं बीओपी का संकट। इस वजह से मेरे साथियों देश की इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने को पड़ गई, देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया और इसकी वजह से अब हम योजना नहीं बना पाए। हमने सोचा अरे बाप रे अब क्या होगा, तो अब कुछ नहीं होगा दोस्त, अब हमें सुधार करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। तो सुधार करने के लिए हमने क्या किया, हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया। सुधार करने के लिए हमने, ओहो हो भोजपुरी में बोलिए, भोजपुरी ना हो आवत हमें, हमें मालवा मालवी आवत है भैया, मालवा बोलू, मालवा में है, मालवी बोल के पढ़ा दूं आपको। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमने नई आर्थिक नीति लेकर के आए। नई आर्थिक नीति को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम कहते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भैया इस वार्षिक योजना में और क्या हुआ, तो नई आर्थिक नीति को लेकर के आए। नई आर्थिक नीति, बोले नई आर्थिक नीति को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, एनईपी। अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत कर देना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं दोस्त, है ना। अनिरुद्ध सिंह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके भाई थैंक यू। चलिए सेवक कुमार जी, मैं ये कहना चाहता हूं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, तो ध्यान रखिएगा 24 जुलाई, ये तिथि जरूर याद रखना, ये रामबाण तिथि है। 24 जुलाई 1991 को मेरे दोस्त क्या आई, तो नई आर्थिक नीति आई 24 जुलाई 1991 को। बोले इसके 3 आयाम थे। इस नई आर्थिक नीति के कितने डायमेंशन थे मेरे साथियों, इसके 3 आयाम थे। बोले 3 आयाम कौन कौन से थे, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि नई आर्थिक नीति के कुल कितने आयाम थे, तो 3 आयाम थे। बोले कौन कौन से, तो एक को हम कहते हैं एल, दूसरे को कहते हैं पी, तीसरे को कहते हैं जी। क्या एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का मतलब क्या होता है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो मेरे दोस्त एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता। एलपीजी का मतलब होता है, मैं यहां लिख रहा हूं एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या होता है जरा वो समझ लो। एलपीजी का मतलब होता है, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। बोले लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, उदारीकरण होता है, उदारीकरण। अरे नियमों में थोड़ा सा ढील देना, उदार रवैया अपनाना। उदार रवैया का मतलब होता है आसान सरल बनाना, उदार रवैया अपनाना या उदारीकरण हम इसे कहते हैं। दूसरा मेरे साथियों पी स्टैंड फॉर क्या होता है, तो पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और बोले प्राइवेटाइजेशन को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो इसे निजीकरण के नाम से जानते हैं। निजीकरण का मतलब होता है, क्या होता है, तो निजीकरण का मतलब होता है सरकार अपनी संपत्ति को जब बेच देती है तो उसे निजीकरण कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं मेरे दोस्त। फिर अगली बात जी का मतलब क्या होता है, मैं सब पढ़ाऊंगा डोंट वरी, आगे सब बातें आएगी, अभी शॉर्ट फॉर्म में निकल रहा हूं, सब आगे बहुत बड़ी बड़ी बात करूंगा। जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बोले ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है गुरुजी जरा एक बार बतला देते, हाँ बिल्कुल बतला देंगे। इसी को हम बोलते हैं वैश्वीकरण, मतलब एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ में जोड़ना, व्यापार को बढ़ावा देना, यह क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। और ध्यान रखिएगा जब नई आर्थिक नीति को अपनाया गया था तब देश में मेरे साथियों वित्त मंत्री कौन थे, तो देश में वित्त मंत्री, देखो आप कितना भी गाली दे दो मनमोहन सिंह जी को, आप कितना भी कह लो कि मनमोहन सिंह तो मनमोहन सिंह है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मनमोहन सिंह ही है। देश के दुर्बल समय में, देश के जटिल समय में अगर कोई देश की इकोनॉमी को पटरी पर लेकर के आया है तो वो व्यक्ति है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का मतलब यह नहीं कि केवल मौन ही रहते हैं, वो मौन नहीं रहते हैं, जहां बोलना होता है वहां बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मोदी विरोधी हूं, यह भी मत सोच लेना। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति का अंदाजा आप मीडिया या सोशल मीडिया या केवल अफवाहों से मत लो कि वो व्यक्ति कैसा है। अगर उस व्यक्ति को देखना है तो उस समय के कार्यकाल की बात देखो आप, उस समय क्या क्या डिसीजन लिए गए ये देखो आप, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। खैर मैं बताता हूं कि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हैं।
उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, और ध्यान रखना मेरे साथियों, ये मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे आरबीआई के गवर्नर हैं जो जो देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं और तो और वित्त मंत्री भी बने हैं। अरे मेरे दोस्त, भारत न, ये सच में अगर मनमोहन सिंह देश की, मतलब मनमोहन सिंह अगर देश से अलविदा लेते हैं, अलविदा से मेरा मतलब भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस यही होगा, ये बात ध्यान रख लेना आप। और वर्तमान सरकार जो है केंद्र में, वो भी मनमोहन सिंह जी से आर्थिक हम कहें कि विचार विमर्श करती है मनमोहन सिंह जी से कि ऐसा कर ले क्या वैसा कर ले, करती भाई, एक नजर तो करती होगी, है ना। सर जी आप तो राजनीति कर रहे ना भाई सेवक, हम राजनीति नहीं करते। अर्थशास्त्र के बारे में बहुत जानते थे मनमोहन सिंह। हाँ जी, इनकी बहुत सारी किताबें भी है। अच्छा ठीक है, ये तो कोई अलग मतलब कोई स्पेशल बात नहीं है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय पीएम कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, इस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये इस समय मेरे साथियों प्रधानमंत्री थे। पूछा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। यह बात आपको ध्यान रखना है। यहां तक सब स्पष्ट है क्या? अगर यहां तक स्पष्ट है तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा। बोले क्या बताना चाहोगे? सिडबी, दोस्तों ध्यान रखना, सिडबी की स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म है। और सिडबी की स्थापना कब की गई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को इसी पंचवर्षीय इसी वार्षिक योजना के दौरान सिडबी की स्थापना की गई थी। और कहां की गई थी? लखनऊ में की गई थी। दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, यह प्रश्न इतनी बार पूछ चुका है ना ये, कि भैया ये सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, सिडबी की स्थापना कब है, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अभय कुमार महतो जी कह रहे हैं ये एमटीएस के लिए है कि बिहार पुलिस के लिए? मेरे चच्चा, अगर मैं एमटीएस और बिहार पुलिस दोनों में अलग अलग पढ़ाऊंगा तो इसमें क्या अलग पढ़ाऊंगा, ये बता दो मेरे भाई। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये एएलपी के लिए भी है, ये बिहार पुलिस के लिए भी है, और ध्यान रखना ये आपके एमटीएस के लिए भी है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, जब भी मैं एक बार पढ़ा दूं इकोनॉमिक्स तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लो, केवल करंट इकोनॉमिक्स कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। नरेश कुमार, आपका भी जवाब मैंने दे ही दिया है। मैं डेली एक ही जवाब दूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक बताएंगे सभी लोग, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? 1 मिनट पानी पी लेता हूं मैं, तब तक जवाब देंगे सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। सर आप तो मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, देख रहा हूं ना दीपू। चलिए, चैटिंग नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा, मजा आ गया सर। चंद्रमोहन गुप्ता जी बहुत बढ़िया। सर गर्मी बहुत है, पढ़ाने में मन कम, पढ़ने में कम मन लग रहा है। लगाओ लगाओ, क्या कर सकते हैं, कुछ भी कहो सर। फर्स्ट टाइम इकोनॉमी पढ़ी है, अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अनिरुद्ध सिंह थैंक यू भाई, है ना। सिडबी का हिंदी में क्या होता है? गर्दा पढ़ाते हैं सर, मजा आता है आपकी क्लास में। सिडबी का, अरे भाई लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं इसे, सिडबी को क्या बोलते हैं? लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, ठीक है।
आपकी शक्ल पुनीत स्टार एक्टर जैसी मिलती है। अच्छा, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब देखो मेरे पास में 8वीं पंचवर्षीय योजना बची है, 9वीं बची है, 10वीं बची, 11वीं 12वीं। मतलब कल पंचवर्षीय योजना खत्म होगी और एक वित्त आयोग खत्म कर दूंगा मैं, है ना। तो अब बाकी चर्चा अब हम लोग कल ही करेंगे, मतलब ज्यादा समय बचा भी नहीं है अब आप लोगों के लिए, है ना। तो इतना जरूर एक बार और देख लो मैंने क्या क्या आपको बताया। मैंने आपको यह बताया मेरे दोस्त कि अनवरत योजना या रोलिंग प्लान जो है वो किसके द्वारा, मतलब कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो गुन्नार मिर्डल के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया। आ रही बात समझ में। दूसरी बात है, गुन्नार मिर्डल ने किसे कहा, तो भैया मेरे कान में आकर नहीं कहा, उन्होंने किताब लिखी थी। और किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम है मेरे दोस्त एशियन ड्रामा, ठीक है। और भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो प्रोफेसर डीटी लकड़वाला को जाता है, यह बात ध्यान रखना। गांधीवादी नीति को इसमें अपनाया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहा और इसमें प्राथमिकता रोजगार को बढ़ावा देना और बेरोजगारी को कम करना जो था वो प्राथमिकता थी, ठीक है। लक्ष्य इसका 5.2% था और प्राप्ति 5.7% थी। उद्देश्य गरीबी को कम करना था। योजना आयोग के द्वारा गरीबी निर्देशांक छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बताए गए थे, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं मेरे दोस्त, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एग्जिम बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना, एनआरईपी और आरईईपी। जरूर फुल फॉर्म याद रखना, कई बार जो है वो फुल फॉर्म भी पूछे जाता है। मेरी कोई किताब नहीं है दोस्त, मैंने किताब आज तक नहीं लिखी है ना, खाली अपने नोट से ही लिखे हैं। अगली बात, 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, 1985 से 90 तक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को देना मेरे साथियों, यह बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्या है मेरे दोस्त, प्राथमिकता क्या थी, तो रोजगार को बढ़ावा देना, बेरोजगारी कम करना, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, ये इसका था। लक्ष्य 5%, प्राप्ति 6%। सेबी की स्थापना 1988 में, स्पीड पोस्ट 1986 में किया गया। जवाहर सागर परियोजना की शुरुआत इसमें की गई मेरे दोस्त। और वार्षिक योजना हमने अपनाई, क्यों अपनाई, क्योंकि विदेशी विनिमय भंडार खाली हो चुका था, ध्यान रखना, और हमारा भुगतान संतुलन की समस्या भी बढ़ रही थी। एक बार मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं क्लासेस को, उनको बहुत शानदार से समझ में आएगा। और जो लोग जो है ना, अगर दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे तो आता है मुझे तो आता है, वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए रंजना कुमारी सर एक बार ये भी बताइए कि भारत का रुपया अमेरिका से छोटा क्यों है। मुद्रा में बताऊंगा, डोंट वरी, है ना, आप परेशान मत हो, ये मेरी जवाबदारी बताना कि रुपया और डॉलर के बीच में क्या संबंध होता है। सर सच बोलूं तो आपकी क्लासेस में बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं, मुझे तो इस बात की खुशी है, इकोनॉमिक्स में बोर नहीं होते आप, बताओ, है ना। प्रदीप चौधरी, थैंक यू भाई। सर तैयारी करके नहीं है क्या, तैयारी करके नहीं आए हैं क्या, ऐसा कह रहे हैं। सेबी क्या है सर, सेबी पूंजी बाजार को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। सर रोलिंग प्लान 1978-80 है या 79-80 भी है। रोलिंग प्लान में 1978 से लगा करके 1990 तक है वो, सॉरी 80 तक है, तो 2 साल आ गए ना, 2 साल आ गए दोनों साल के लिए, 78 79 और 79 से 80। एलपी और एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन ग्रेट, अच्छा सभी ग्रेट है भाई, माइंड ब्लोइंग क्लासेस, ओके ओके। चलिए अब जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी कल करेंगे मेरे दोस्तों। चलिए फिर, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, शुक्रिया, मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। ये जो हल्का हल्का तेरी नजर का कुछ